हाजी जमाल सिद्दीकी साहब यहाँ पे हज समिति के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आप सभी पत्रकार भाइयों से वार्तालाप करने के लिए यहाँ पे उपस्थित। मेरे एक और सहयोगी जॉय फूटवाला वो भी हज समिति के सदस्य हैं। मैं मोहम्मद सिकंदर शेख, मैं भी मुंबई में रहता हूँ और मैं भी हज समिति के सदस्य हूँ। साथ ही साथ हम सभी के बीच में हमारे वरिष्ठ फारूक आजम साहब अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ के ये भी मेंबर है, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। जमाल भाई के बारे में मैं थोड़ा आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जमाल सिद्दीकी साहब एक ऐसा नाम है जिन्होंने 3 साल के अंदर माइनॉरिटी समाज को जोड़ने के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया। आप आज किसी भी जिले में, किसी भी गांव में जाने के बाद अगर एक काम समाज को न्याय दिलाने का जो काम जिन्होंने किया, ऐसे हम सभी के आदरणीय नेता जमाल सिद्दीकी साहब, आप सभी को पता है कि इनके ऊपर 3 साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चे की अध्यक्ष की जवाबदारी दी थी और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें भी उस कमेटी में काम करने का मौका मिला। साथ ही साथ हमारे मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने काफ़ी हम सभी के अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माइनॉरिटी समाज को एकत्र करने का हमने काम किया। आज आप किसी भी जिले में जाएंगे, जमाल सिद्दीकी या माइनॉरिटी मोर्चा का नाम लेंगे तो हर समाज के लोग पर्सनली जानते हैं, हमारे काम से जाने जाते हैं। आज उसी का एक नतीजा है, उसी का एक परिणाम है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जमाल सिद्दीकी साहब को हज समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की है। मेरे साथ यहाँ पे पाइकला में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष महबूब खान खेरवा यहाँ पे उपस्थित है। मेरे सहयोगी फारूक पठान साहब प्रदेश के सचिव हैं, अनिल अंसारी साहब मुंबई के सचिव हैं, पाइकला विधानसभा के सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी जो पहली बैठक अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से बुलाई गई थी, उसमें हमारे सभी साथियों ने मुझे महाराष्ट्र राज्य हज समिति का अध्यक्ष चुना। मैं अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, माननीय मंत्री केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे मोर्चे के सभी साथीगण, हमारे सभी शिक्षक, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सबकी दौड़ में मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण काम मिला जो इस्लाम के फ़राइज़ में से एक फ़राइज़ है। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि इसको ईमानदारी से निभाऊँ। मेरे सामने चैलेंजेस बहुत है। चैलेंजेस तो सबसे पहले ये है कि मुझे अभी बैठने की जगह बनानी है। मैं जब हज समिति में आया तब मुझे पता चला कि जो हज समिति का ऑफिस है कि वो अभी भी किराए पर है और मैं साबु सिद्दीक के कमेटी के लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने अभी तक वहाँ बैठने की जगह दी है, फिल्टर दी है। अगर वो अभी अपना शेल्टर हटा लें तो आज हज समिति सड़क पर होगी। महाराष्ट्र इतना बड़ा प्रदेश और हज के हिसाब से ये दूसरा राज्य है जो सबसे ज़्यादा हाजी मिलता है। महाराष्ट्र को ये सुविधा हासिल है कि वो अपना एक सदस्य नेशनल हज कमेटी में भेजे। महाराष्ट्र को
हज इस बार सस्ता होने जा रहा है। मेरे नहीं इस बार ये 20 बड़ा इसका कॉन्टेक्ट होता है और इस बार हज सस्ता होने जा रहा है। और ऐसी कोई अगर उन्होंने प्रस्ताव दिया है तो हमारी सरकार इनसे बातचीत करके हाजियों का हज सस्ता हो फिर कोई भार ना आए पूरी वो तो अभी भी कॉरस्पॉन्डेंस आया नहीं। अगर आता है तो हमारी सरकार करने का काम करेगी। सस्ता करेंगे सरकार इसलिए होती है कि लोग भी बाहर में आए चौधरी से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहिए, पहली मतलब आपने पत्रकार परिषद का आयोजन किया हज कमेटी का चार्ज लेने के बाद क्या चैलेंजेस है कि चेतावनी किस तरह नया लुक आप देने जा रहे हैं महाराष्ट्र हज कमेटी? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडरों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं अपने सभी मोर्चे के साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा कि सब लोगों ने मेहनत करके एक मुझे ऐसे मकाम पे पहुंचाया कि जहां पर मुझे हज की जिम्मेदारी मिली है। हज कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद मैं जब हज कमेटी के कार्यालय में गया तो मैंने देखा कि ये तो यहाँ पर चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने चुनौती ये है कि महाराष्ट्र जो राष्ट्र में सबसे बड़ा प्रदेश है उसके पास खुद का हज का ऑफिस नहीं है। आज भी वो साबू सिद्दीक सराय यतीम खाने में हज का ऑफिस चल रहा है। हमें सबसे पहले खुद का हज ऑफिस बनाना है। हमने देखा कि हज कमेटी सिर्फ 2 महीने 3 महीने जो हज का सीजन होता है उसमें ही काम करती है, बाकी कोई काम होता नहीं उनके पास। जबकि हज कमेटी के पास इतने अधिकार हैं कि वो कोई भी काम कर सकते हैं। उसमें इज्तिमाई शादी है, बच्चों का एजुकेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है, यानी कि कौम के तरक्की के लिए बहुत सारे जो काम होते हैं उनमें से सारे काम हज कमेटी कर सकती है। इंशाल्लाह हम लोग उसके लिए भी कोशिश करेंगे। हमने कमेटी के लोगों से बात करके, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, माननीय नकवी जी से बात करके तय किया है कि आने वाले समय में हम लोग हज के साथ साथ उम्रा पर भी लोगों को भेजने का काम करेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर जो उम्रे के नाम पर, हज के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। और ये मौका जो पिछली सरकार में बैठे हुए लोग थे जिनकी नाजायज़ औलाद आज ये जो टूर्स ऑपरेटर है जिनके पार्टनरशिप में टूर्स ऑपरेटर चल रहे, उन्होंने हज कमेटी को नीचा करके, डाउन करके, उसकी बदनामी करके टूर्स ऑपरेटर को बढ़ावा देने का काम किया है। मैं इंशाल्लाह हज कमेटी का जो मुकाम है उस मुकाम को हासिल करने का काम करूँगा। हज कोटे के बारे में बताइए, हज कोटे क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रधानमंत्री जी की जो विदेश नीति है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सऊदी हुकूमत से दोस्ताना व्यवहार किया है, ताल्लुकात बनाए, उसके चलते उसकी वजह से इस बार पहली बार ऐतिहासिक फैसला हुआ है, 25,000 हाजियों का कोटा बढ़ा हुआ है। मैं माननीय नकवी जी से निवेदन करूंगा, मैं उनके साथ गुजारिश करूंगा कि जो 25,000 कोटा बढ़ा है इसमें कम से कम 10,000 कोटा हमें दिया जाए, महाराष्ट्र को दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो सभी प्रदेश के लोगों को रखता है अपने साथ और सभी प्रदेश के हाजी यहाँ से हज पे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारा है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि माननीय नकवी साहब इस बात को मानेंगे और इस बार 10,000 हाजियों का कोटा हम लोग बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में इसी प्रकार से हमारी कोशिश ये रहेगी कि महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे देश का कोटा इतना बड़ा हो जाए कि कोई भी हमारा हाजी जो हज पर जाना चाहता है वो वेटिंग लिस्ट में ना रहे, उसको वेटिंग की तकलीफ ना हो। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, हम इतना कोटा बढ़वाएंगे कि आने वाले समय में कोई भी वेटिंग में ना रहे। और जिस प्रकार से ये 25,000 का कोटा बढ़ा है, मुझे यकीन है आने वाले समय में ये मुमकिन है। सर मेरा सवाल है, आपने बोला कि हज कमेटी की वेबसाइट नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन का कुछ जो बैठे हुए लोग थे वो उनकी मानसिकता थी, उनको काम करने की इच्छा ही नहीं थी।
अभी मुझे जो टीम मिली है वो माशाल्लाह क्वालिफाइड लोग हैं। इसमें 3 इंजीनियर हैं, एक आर्किटेक्ट है, एक डॉक्टर है और सब बड़े खिदमत करने वाले लोग इसमें हमारे साथ हैं और पूरे महाराष्ट्र के लोग इसमें हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से हमारे साथ लोग हैं। तो मुझे यकीन है कि हर डायरेक्शन में हम साथ मिलकर एक अच्छा निर्णय लेने वाले हैं और जो काम अभी तक नहीं हुआ है, जो फैसले अभी तक नहीं हुए, वो फैसला लेकर इंशाल्लाह हम लोग हज कमेटी का नाम रोशन करने वाले हैं। सर, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, तो क्या महाराष्ट्र हज कमेटी के बजट को लेकर क्या विचार कर रहा है? नकवी जी से रिकमेंडेशन करेंगे कि स्टेट हज कमेटी को भी एक्स्ट्रा बजट दिया जाए। जो चेंजेस आप करने वाले हैं महाराष्ट्र में, उम्रा हज हाउसेज डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाने जा रहे हैं। बेशक मैं जो है बजट की डिमांड करूँगा और कानून ने हमको ये अधिकार दिए हैं कि जो काम हम करना चाहते हैं उसमें हम कौम की भी मदद ले सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम अपना इतना अच्छा किरदार बनाएंगे कि कौम और सरकार दोनों हमको मदद करेगी। इंशाल्लाह पैसे की वजह से हमारे कोई काम नहीं रुकने वाले। कुछ लोग मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए हज कमेटी क्या करेगी? मैं उसके लिए कोशिश ये करूँगा कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं, मुस्लिम भाई, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। जो हमारे सेलिब्रिटी काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो करोड़ों रुपए का जो है डोनेशन देते हैं, मैं उनसे मुलाकात करूंगा कि उनकी तंजीमें हज को भी डोनेशन देकर जो ऐसे हमारे गरीब लोग हैं जो हज पर जाने से महरूम रहते हैं, कुछ लोग उनको भेजने का काम करें। इंशाल्लाह मिल बैठकर बहुत अच्छा काम करने वाले हम लोग। सर, आपने बोला कि पहले 18% GST था, अभी 5% हो गया और अब उसको और भी कम करने वाले हमने। इसमें मतलब जब तक आप सरकार तक ये पहुँचाएंगे तब तक उन्हें 5 साल आ जाएगा। अभी इस बार तो हमने इसको 18 से 15 करवा लिया है, 5% पे ला लिया है। अभी हमारी मांग ये है कि जो हज का काम है, और हज का ही नहीं, जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं किसी को भी कोई भी GST नहीं लगना चाहिए। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जैसे ये 13% कम हुआ 18 से, आने वाले समय में इसको 0 किया जाएगा और 0 करके अच्छे से अच्छे और सस्ते से सस्ते हज की शुरुआत की जाएगी। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटरों के खिलाफ किस तरह का शिकंजा कर सकती है आपकी सरकार? आपने भी कहा धांधली है, चीटिंग है, फ्रॉड है, काफ़ी बढ़ गया है, तो इसको लेकर कुछ व्यवस्था? अभी तक जो सरकारें थी उन्होंने उस पर नकेल नहीं रखा था। जो उनका डिपॉजिट होता है वो बहुत कम होता था, जो उनकी बैंक गारंटी होती है वो बहुत कम होती थी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि उनकी बैंक गारंटी बढ़ाई जाए, उनकी डिपॉजिट बढ़ाया जाए और जो लोगों के साथ चीट होता है उनको उसमें से काट कर पैसा दिया जाए, यानी कि उनके काम का ऑडिट किया जाए। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन पर हमारे एम्बेसी का अधिकार नहीं होता है, प्राइवेट टूरिस्ट ऑपरेटर पे, वो उनको ज़्यादा वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी एम्बेसी के लोगों को, हमारे गवर्नर को उनको अधिकार मिले। इंशाल्लाह इसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि प्राइवेट टूरिस्ट ऑपरेटर भी हमारे कंट्रोल में काम करें, वो बेलगाम काम ना करें। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि इंशाल्लाह इस बार और उन पर ऑडिट किया जाएगा। हज कमेटी की तरफ से कोई ऐसा नंबर मिलेगा लोगों को जिससे उनको चीट हो गया है और वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है आपको, उनके साथ में धोखा? मैंने CO काजी साहब से बात किया है। हमने कहा हमारा वेबसाइट होना चाहिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, हमारे जो हाजी जाते हैं यहाँ से वो हम उनको ट्रैक कर सकें, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। तो आने वाले समय में इंशाल्लाह हम सब करने वाले हैं।